क्या लगता है ये सरकार चल पाएगी? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार चले, लेकिन जो चर्चा हमको करनी है, जो चर्चा विपक्ष करना चाहता है, तो उसको भी तवज्जो दिया जाए। 150 सांसदों को सस्पेंड करके अपने मन चाहे रूल पास करा लें, तो वो अगर करेंगे तो फिर हम विरोध करेंगे। आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोज़गार की नहीं बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूरों की कोई बात नहीं कर रहा है। कोशिश है कि दलित पिछड़े कम से कम स्कूल कॉलेज ना जा सके, ये इस तरह की 10 साल में कोशिश कर दी। यही तो कोशिश है। पेपरमिंट के ऊपर जीएसटी भी लगता है, मंडी टैक्स भी लगता है। सरकार अभी तक कंफ्यूज है कि ये गुड्स एंड सर्विस है कि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। लल्लू सिंह जी उन्होंने स्वयं कहा था कि संविधान बदल देंगे। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आ गए। हर किसी समाज के बीच में जब बैठे तो ये ज़रूर कहें कि भैया संविधान पढ़ लो, भले ही आधा पढ़ो और कम से कम उसको समझने की कोशिश करो कि बाबा साहब ने हमारे लिए दे के क्या गए हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान है, आईआईटी से ग्रेजुएट और अब लोकसभा में पहली बार चुनाव जीतकर पहुंच रहे हैं, तरुण पूनिया। बधाई हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट अटेम्प्ट और चुनाव जीत गए। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं था, अटेम्प्ट तो पहले भी थे, लेकिन वही है कि भाजपा का जो चल रहा था जिस समय, जिस तरह से जातिवाद और धर्म के नाम पे उन्होंने भ्रम फैलाया था, तो उसमें हम लोग जो है पीछे रह जाते थे कहीं ना कहीं। तो इस बार जो है देखा कि लोगों ने रिजेक्ट किया है सीधे सीधे और अपने मुद्दे चुने हैं, अपना संविधान चुना है, अपनी नीड्स को पहले रखा है। तरुण, आप यूपी से चुनाव जीत के आए हैं, पूरे देश में यूपी की चर्चा है। लोग मान चुके थे कि नरेंद्र मोदी अजय हैं। कैसे देख रहे हैं? आप यूपी से हैं भी और आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आईआईटी ग्रेजुएट हैं। क्या बदलाव दिखा समाज में और इस बार क्या था समाज, मतलब खासकर दलित पिछड़े? अभी राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया है कि गरीबों ने और शोषितों ने, मतलब एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज ने संविधान बचा लिया। आप क्या देख रहे थे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, हम लोग का हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि आप धर्म को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, आपका व्यक्तिगत मामला है। जातिवाद को तो सीधे सीधे रिजेक्ट करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने कहा, हमेशा से पॉइंट रखा है, विशेष रूप से पीएल पूनिया जी ने और मैंने बाराबंकी में, कि आप अपने मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बच्चों के शिक्षा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। किसी स्कूल में जो शहर के पास हैं उसमें कैपेसिटी 14 टीचरों की है, 20 टीचर लगे हुए हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र में दूर है उसमें 10 टीचर होने चाहिए, 1 टीचर है। आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोज़गार की नहीं बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, मज़दूरों की कोई बात नहीं कर रहा है। सीधे 2 ही 4 मुद्दे हैं। अब आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने होंगे पूरे चुनाव प्रचार में, कोई भी मुद्दे की बात उन्होंने नहीं करी। वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की बात करते थे। जो भी बात वो करते थे उसमें आम आदमी के मुद्दे कहीं नहीं आए। और आम आदमी, अगर आप देखें तो आम आदमी वही है, एससी ओबीसी पिछड़ा जो आप बात कर रहे हैं। तो उनके मुद्दे कौन उठाएगा? उनके मुद्दे हमें उठाने पड़ेंगे। हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो आज नौकरी को तरस रही है, कहीं नौकरियां नहीं हैं। शिक्षा के संस्थान जो है, जो 10,000 फीस लिया करता था 4-5 महीने 6 महीने की, वो आज 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं। तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ने जाएगा, कहाँ वो रोज़गार पाएगा, कहाँ वो इलाज कराने जाएगा? दवाएं महंगी हो गई हैं, कहाँ वो इलाज कराने जाएगा? तो ये सारे मुद्दे कौन उठाएगा? ये हम ही लोगों को उठाने पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार दिखा दिया है इस बार कि जो मुद्दों की बात करेगा उसी के साथ हम खड़े हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी। क्या लगता है तरुण, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं और संसद आ गए हैं, लगता है कि इस बार जो लगातार पिछले 10 सालों से धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति हो रही थी, सचमुच खासकर पिछड़े समाज ने इस मुद्दे को नकार दिया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी तरह से नकारा है। आप देखिए, राम जन्मभूमि की इन्होंने बात करी, अयोध्या हार के आए। राम के नाम से जितनी सीटें हैं सारी हारी। चित्रकूट हारा, ये हारा आपका श्रावस्ती, और रामेश्वरम भी हारा, अम्बेडकर नगर भी हारा, सारे हार गए। तो जहाँ जहाँ इन्होंने धर्म के नाम पे वोट लेना चाहे, उन्हीं लोगों ने इनको नकार दिया है। तो इनका एक नारा था, जो नारा इन्होंने दिया था बहुत पहले, 2022 के चुनाव के पहले, वो नारा मैं इनको रिपीट करना चाहता हूँ
कि अयोध्या हो गई हमारी, अब है मथुरा और काशी की बारी। क्या क्या लगता है जब आप युवाओं से मिल रहे थे, आपने लगभग बहुत पहले से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, लोग समझ गए थे कि उनको भकाया जा रहा है, उनको देश में बेरोजगारी है, नौकरी एक बड़ा मुद्दा है, ये युवाओं का कंसर्न था? युवाओं ने ही चुनाव लड़वाया है इस बार। अगर आप देखें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि दो लड़के क्या चुनाव लड़ाएंगे यहाँ पे, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के बारे में। तो एक तरह से जितने युवा थे उत्तर प्रदेश में, उन सबको ठेस पहुंची इस बात से, क्योंकि लोग मतलब भाई राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के गए, मुद्दों की बात कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, और युवा भी हैं। तो युवाओं की जब वो बात कर रहे हैं और सीधे सीधे ये युवाओं कह रहे हैं दो लड़के क्या चुनाव लड़वाएंगे, क्यों जवान लड़के चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़वाते नहीं हैं। तो हमारे जितने भी क्षेत्र में जो कार्यकर्ता थे, अगर वो चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे 10, 20, 50 युवा साथ में चलेंगे और वही चुनाव लड़वा रहे थे। हम तो चुनाव लड़ते थे, पहले भी लड़ा हूँ मैं, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने में और पिछली बार में बहुत अंतर था। इस बार जनता ने, युवाओं ने, खास तौर से लड़कियों ने, लड़कों ने चुनाव लड़वाया है हमें। कई जगह तो हम लोग पहुंच नहीं पाए, वो भी कई बहुत बड़े बड़े मार्जिन से हम लोग जीते हैं। तो ये लोगों ने चुनाव लड़वाया है, युवाओं ने, जो बेरोज़गार थे उन्होंने चुनाव लड़वाया है। आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं, अभी खबरें आ रही हैं कि आईआईटी वालों को भी अब नौकरी नहीं मिल रही है, और एक खास सीरियस इशू मैं बताना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में 17,000 खासकर दलित, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम से। इन सब मुद्दों पर कम से कम आप जैसे कैंडिडेट जो रिजर्व सीट से चुनाव जीत के आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जिनको सम्मान मिला है, खासकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब मुद्दे बहुत गंभीर हैं। लगता है संसद पर पिछले 10 साल से इस पर चर्चा नहीं रही होती। वहाँ जय श्री राम हो रहा था, वो दौर भी खत्म हो रहा है जब पीएल पुनिया अब लोकसभा में नहीं है, आपके फादर रामविलास जी नहीं है, लालू यादव नहीं है, वो तमाम लोग थे जो सोशल जस्टिस की, शरद यादव नहीं रहे। तो अब क्या है, आप लोग नई लकीर खींचेंगे? क्योंकि आप लोगों से बड़ी उम्मीद है। एक तो आप लोग बैकवर्ड समाज से भी आते हैं, पिछड़े दलित समाज से आते हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। ये सब मुद्दे जिसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं कोई। देखिए, ये मुद्दे पहले मैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उठाता था, जितने मुद्दों की आपने बात करी है, और अब क्योंकि मौका मिला है, जनता की तरफ से मौका मिला है उनको रिप्रेजेंट करने का, तो संसद भवन में भी ये बात उठाई जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं पढ़ने गया आईआईटी रुड़की में, 10,000 रुपये फ़ीस थी 6 महीने की, और आज मेरा भाई है, उसको एडमिशन दिलाने गए थे हम लोग, तो उसकी 2 लाख फ़ीस है 6 महीने की। तो इतने में अब वो तो कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब स्टूडेंट है, उसके लिए दरवाजे बंद है। वो कहेगा कैसे कैसे होगी। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, कहते हैं पहले फ़ीस जमा करो, फिर हम उसको रीइम्बर्स कर देंगे। क्लैट का आज मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया, एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे गुजरात से, क्लैट क्वालिफाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में ही मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, और मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, वकील की पढ़ाई। वही तो बात है, इतना एक्सपेंसिव सब होता जा रहा है कि गरीब आदमी नहीं कर सकता। पहले क्या था, स्कॉलरशिप मिलती थी तो आपको वैसे ही कम देना होता था, स्कॉलरशिप अलग से मिलती थी। लेकिन अब जो है, आप पूरा फ़ीस जमा करिए, बढ़ी हुई फ़ीस, महंगी फ़ीस आप जमा करिए, और पता नहीं वो कब रीइम्बर्स होके आएगी। कोशिश है कि दलित पिछड़े कम से कम स्कूल कॉलेज ना जा सके, ये इस तरह की 10 साल में कोशिश कर दी। यही तो कोशिश है। देखिए, फीस बढ़ा, बहुत सारे तनुज पुनिया ना निकल। हाँ, सही बात है। और क्या, चाहते ही नहीं है कि जो है जो हाँ डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बाबा साहब ने जो कहा था, जो वंचित वर्ग है, वो कहाँ जाएगा फिर। महिलाओं के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। अब कई हमारे क्षेत्र में से कई सारी लड़कियां ऐसी हैं, मिलती थी क्षेत्र में, उन्होंने कहा पढ़ाई करने, 10th में है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जो है वो बहुत दूर है 10th के बाद। अब वहाँ तक जाएंगे कैसे, घर वाले अलाउ नहीं करते दूर तक जाने के लिए। अगर 3-4 किलोमीटर की रेंज में है तो जाओ पढ़ लो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उससे ज़्यादा दूर है तो नहीं जाने देते। राहुल जी ने नीट को लेकर ट्वीट किया है, जिस तरह के एक भी एग्ज़ाम इस देश में पिछले 10 सालों में फेयर एंड नहीं हुआ, एग्ज़ाम ही नहीं हुए, फेयर नहीं हुए, पेपर लीक हुए। ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जस्ट चुनाव के पहले 2 पेपर लीक हुए थे, एक आपका पुलिस भर्ती कांस्टेबल यूपी में, और एक आपका आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी वाला। उन सबसे मैंने मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि इतने साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत करी है, और जो है पेपर लीक हो गया।
और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में तो उन्होंने स्टार्टिंग में मानने से इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने पोस्ट किया सरकार डिपार्टमेंट ने कि कोई ये सब अफवाहें हैं, इसमें विश्वास ना हो है। गई जिसने पहली खबर हाँ, एफआईआर हुई, कई लोगों के वाटर कैनन चली हैं उनके ऊपर। उन सब से मैं मिल के आया था, ज़्यादातर ओबीसी एससी के बच्चे थे उसमें। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास प्रूफ है, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर 2 घंटे पहले क्वेश्चन विद आंसर चला है, तो प्रूफ के साथ वो दिखा रहे थे। तो खैर बाद में मान तो लिया, क्योंकि ना मानते तो फिर बड़ा बवाल होता, स्टूडेंट मानने आप वाले। यूपी से जीत के आए हैं, यूपी में जो चुनाव आप लड़ भी रहे थे और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, क्या लगता है ये सरकार चल पाएगी? देखिए, अब क्योंकि मैंडेट उनको मिला है तो हम तो चाहेंगे कि सरकार चले, लेकिन जो चर्चा हमको करनी है, जो चर्चा विपक्ष करना चाहता है, तो उसको भी तवज्जो दिया जाए। ये नहीं कि आप 150 सांसदों को सस्पेंड करके अपने मन चाहे रूल पास करा लें। तो वो अगर करेंगे तो फिर हम विरोध करेंगे, क्योंकि अब जनता का मैंडेट है, तो हम तो चाहेंगे कि वो अच्छा काम करें जनता के लिए। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, अगर जिस तरह से उनकी 10 साल की कार्यशैली रही है, अगर वैसी ही रही, तो हम विरोध करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, हम वंचित वर्ग की बात रखेंगे, एससी ओबीसी अल्पसंख्यक की बात रखेंगे, सबकी बात हम रखेंगे उनके बीच में। और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार अच्छा काम करे, नहीं तो हमारा विरोध तो रहेगा ही। बाराबंकी के लिए क्या रहेगा, चूँकि बाराबंकी का बड़ा नाम है, उसका आप वहाँ से चुन के आए हैं, उसके लिए क्या प्रायोरिटी है आपके लिए? कि हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ ये हैं, एक तो अधूरे काम जितने हैं वो पूरे किए जाएंगे। पीएल पुनिया जी ने एक वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर खुलवाया था, 11 साल हो गए। ट्रॉमा सेंटर खुलवाया था, अपनी सरकार के खिलाफ लड़ झगड़ के खुलवाया था, बाकायदा डिबेट्स हैं, लेकिन आज तक वो इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जितनी मशीन्स हैं वो ताले चाबी के अंदर बंद पड़ी हैं। 11 साल हो गए, 10 साल से भाजपा के सांसद हैं उसमें, लेकिन उन्होंने ये ठीक नहीं समझा कि ये स्वास्थ्य की सेवा बाराबंकी में मिल जाए, लोगों को लखनऊ ना रेफ़र करना पड़े, बाराबंकी में ही इलाज हो जाए। तो ये इस तरह के कई सारे काम हैं। एक आईटीआई जो है किंतूर में है, बिल्डिंग बनी खड़ी है, बल्कि 2 खुलवाए थे आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में। 2 खुलवाए थे, एक बंद पड़ा था, तो हम लोगों ने रोड जाम की, धरना प्रदर्शन किया, तब जाके उसको रेनोवेट करा करके और उसके अंदर फिर पढ़ाई शुरू हुई है। ऐसा ही एक किंतूर में कॉलेज है, उसकी पढ़ाई किसी और कॉलेज में होती है और डिग्री मिलती है वहाँ की। तो ये सारे काम पुराने पड़े हैं, पूरे करने हैं। किसानों के लिए अब किसान जो है मेहनत करके, इस समय गर्मी के मौसम में वो मेहनत करके पेपरमिंट की खेती करता है। हमारे यहाँ पेपरमिंट होता है, पेपरमिंट के ऊपर जीएसटी भी लगता है, मंडी टैक्स भी लगता है। सरकार अभी तक कंफ्यूज है कि ये गुड्स एंड सर्विस है कि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। तो आज तक सरकार खुद ही कंफ्यूज है, दोनों टैक्स लगा दिया उन्होंने, तो उसमें भी लॉस हो रहा है। तो कई सारे ऐसे काम हैं, चाहे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों को मंत्रालय में होना चाहिए था, सरकार किसी की वहाँ इतने नॉलेजेबल लोगों को मंत्रालय में होना चाहिए था। अब कोशिश रहेगी, देखिए अब हम तो साथ में लगे हैं, जब जैसे नेतृत्व मौका देगा हम लोग करेंगे। कहीं भी नहीं रहे, सांसद भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, तो भी लड़ाई लड़ेंगे, तो भी लड़िएगा। तो भी लड़ेंगे पूरी। एक आखिरी सवाल, एक माहौल था, डर का माहौल था, विपक्ष का मुद्दा भी था, संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। रिजल्ट के बाद अब आप लोग कैसा महसूस करें? जनता से तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम सब लोग, पत्रकार हो, जनता हो, सब राहत की सांस ले रहा है कि अब हम पुतिन मॉडल नहीं आएगा, चीन मॉडल नहीं आएगा, लगता है कि अब लोकतंत्र फिर से चुनाव होगा, लोग बात कर पाएंगे, पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर पाएंगे। आप लोग कैसा, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, एक एमपी के तौर पे कैसा सोच रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा ही सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि संविधान के ऊपर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले, आज़ादी के बाद भी, जस्ट आज़ादी के बाद 1950 से संविधान का विरोध कर रहे हैं। तब से इन्होंने कहा है कि नहीं, संविधान गलत है, बाबा साहब के पुतले फूके गए थे 1950-51 में, आरएसएस ने फूका था। तब से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और आज क्योंकि ये ऐसी पोजीशन में थे, पूर्ण बहुमत थी इनके पास, इन्होंने नारा भी दे दिया था 400 पार का। इनके सांसदों ने एक्सप्लेन भी किया था कि 400 पार संविधान बदलने के लिए हमें चाहिए। एक होता है कि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ में, अच्छी चीज़ है कोई, या कुछ आउटडेट हो गई है, तो आप उसमें एडिशन कर देते हैं। बाबा साहब ने खुद प्रावधान, हाँ, प्रावधान खुद कर रखा था, हाँ, प्रियम्बल नहीं बदल सकते। लेकिन जो है जिस तरह से इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, तो वो बात जो है जनता में बहुत आक्रोश पैदा हुआ। हमारे बगल के हैं, अयोध्या के जो हारे हैं इस बार सांसद लल्लू सिंह जी, उन्होंने स्वयं कहा था कि संविधान बदल देंगे।
संविधान की कॉपी फाड़ने जा रहे थे, वो तो पता नहीं फाड़ी कि नहीं फाड़ी, लेकिन जो है उन्होंने काफ़ी विरोध किया था। कई सारे भाषणों में उन्होंने कहा था बस 400 सीट दिलवाइए आप लोग, हम संविधान बदल देंगे। तो उसका असर एक बहुत देखने को मिला है। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आ गए। और आज जो पोजीशन है, तो उसमें तो ये बिल्कुल संविधान को नहीं बदल पाएंगे। ये जनता की देन है। नेताओं ने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस आदमी तक बात पहुंचाने का काम किया है कि संविधान को बचाना है। और संविधान पे जब जब खतरा आएगा तब तक हम लोग खड़े हैं, हम लोग करेंगे विरोध और संविधान को बदलने नहीं देंगे। लगता है जनता, संविधान अब घर घर पहुंच गया है। और जो बाबा साहब का जो सपना था, हम लोग कहते हैं कि 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर के आधुनिक भारत की सदी होगी, उस तरह के इस बार लगा कि संविधान घर घर तक पहुंच गया है। बिल्कुल, संविधान घर घर तक पहुंचा है, लेकिन संविधान के जो मूल जो चीज़ें हैं वो लोगों को समझना ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि संविधान की लोग सम्मान करते हैं, उसको पूजा भी करते हैं कई जगह, लेकिन जो उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हर किसी को ये करना चाहिए कि घर घर जा कर के, घर घर तो जाना संभव नहीं है, लेकिन हर किसी समाज के बीच में जब बैठे तो ये ज़रूर कहें कि भैया संविधान पढ़ लो, भले ही आधा पढ़ो, भले ही 1 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो और कम से कम उसको समझने की कोशिश करो कि बाबा साहब ने हमारे लिए दे के क्या गए हैं। तो ये तनुज हैं और IIT ग्रेजुएट हैं, संसद पहुंच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान की जड़ें गहरी हो रही है। और बाबा साहब ने जो 1950 में सपना देखा था कि एक दिन समय आएगा जब इस देश के मार्जिनलाइज सेक्शन, शोषित वंचित समाज के लोग, जिनको जाति के नाम पर शिक्षा, व्यापार, राजनीति और संस्कृति सबसे दूर रखा गया, ये संविधान उसको मौका देगा। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि संविधान उसकी भी रक्षा करता है जिसको संविधान नहीं मानते हैं। विपक्ष ने इस बार संविधान के नाम पर चुनाव लड़ा और आपके सामने तनुज पुनिया जैसे लोग हैं जो IIT ग्रेजुएट हैं और संविधान के नाम पर चुनाव लड़कर संसद पहुंच रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या सचमुच भारत में कोई संविधान खत्म कर सकता है या संविधान की जड़ें अब बहुत गहरी हो गई? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।